मतलबी का दुनिया है साहब, जितना दबोगे उतना दबाता ही जाएगा। कहते हैं कि मतलबी का दुनिया है साहब, जितना दबोगे उतना दबाता ही जाएगा। खुद के बल पर चलना सीख लो, वरना जिंदगी तुम्हें सिखाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीआईपी 8 में हार्दिक दिल से स्वागत दोस्त करता हूं। चलते हैं, देखिए हिंदी दिगंत भाग 2 जो क्लास 12 के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। जो विद्यार्थी क्लास 12 में हिंदी रखे होंगे उसके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले क्या बताया, क्या बालकृष्ण भट्ट साहब जो क्या लिखा है बातचीत, उसका जो था बालकृष्ण भट्ट साहब का जीवन परिचय और साथ ही साथ की बातचीत में जो भी महत्वपूर्ण आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने थे उसका हम चर्चा इससे पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, देखिए बातचीत पर जो है सारांश कैसे लिखेंगे। तो बातचीत जो है आपको बालकृष्ण भट्ट साहब लिखा है। जब आपके प्रश्न में आएगा कि बातचीत पर जो है आप एक सारांश प्रस्तुत कीजिए, तैयार कीजिए, तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसी का चर्चा दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो बातचीत का जो है सारांश लिखना है। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि बातचीत का शीर्षक कौन हो गया, बालकृष्ण भट्ट जी हो गया। जब आपके प्रश्न में क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लिखना है, तो बालकृष्ण भट्ट जो था आपको आधुनिक हिंदी के महान कवियों में से दोस्तों एक माने जाते हैं। तो जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म जो है आपको लमसम 200-250 वर्ष पहले हुआ था, और उस टाइम में आधुनिक समय में जो है बालकृष्ण भट्ट उस रूप में, कवि रूप में काफी विख्यात रूप में पहचाने जाते थे। तो लिखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट साहब जो है आधुनिक हिंदी गद्य के जो है महान कवियों में से एक थे। बालकृष्ण भट्ट जो है आपको बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बतलाते हैं। दोस्तों इसमें बालकृष्ण भट्ट साहब कहता क्या कि जो भगवान इंसान को वाक शक्ति जो दिया है मुफ्त में, उसको हम सही से इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके बारे में दोस्तों बता रहा है। तो मनुष्य का जो है सबसे बड़ा तोहफा क्या है आपको, बातचीत। कहां पर जो है हम किस टाइप से, किस इंसान से कैसे हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करने का तरीका भी क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। छोट व्यक्ति के बीच बातचीत करने का तरीका अलग होता है, और मुझसे बड़ा व्यक्ति हो उसके बीच बातचीत करने का तरीका अलग होता है, या फिर कहीं शादी हो रहा हो वहां पर बातचीत करने का तरीका अलग होता है। प्रत्येक फील्ड में जो है आपको बातचीत करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसीलिए जो है वाक शक्ति मनुष्य का सबसे बड़ा तोहफा है कि नहीं, जो भगवान हम लोग को दिया है। इस सृष्टि जो है, इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता, और मान लीजिए कि हर इंसान को अगर बातचीत का जो शैली नहीं दिया होता तो इस गूंगी सृष्टि में इंसान का क्या हाल होता, कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। वही कह रहा है बालकृष्ण साहब क्या कि अगर मान लीजिए कि मनुष्य को अगर वाक शक्ति नहीं होता तो हमारे लिए, पूरा सृष्टि के लिए जो था आपको क्या होता है, संसार पूरा गूंगी प्रतीत होता। सब लोग मानो लुंज पुंज हो जाते। लुंज पुंज मतलब क्या होता है, जो कोई कर्मक नहीं है कि नहीं। अगर मान लीजिए हमारे प्रति बातचीत करने का शैली अगर भगवान नहीं दिया होता तो हम, हमारे अंदर जो भी फीलिंग हो, जो भी भावनाएं हो, है कि नहीं, जो भी पीड़ा हो, किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करते। अगर मेरे पास जो भी क्या कहते हैं विपदा दिया गया है या कोई संकट दिया गया है, और हमारे पास बातचीत करने का शैली है, तो हम जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या करते हैं, अपना बातचीत या फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। तो कभी साहब कहता है कि भगवान का सबसे बड़ा तोहफा आपको क्या है, बातचीत है, जो हर इंसान में मौजूद है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए सभी लोग अगर बातचीत करने का शैली भगवान नहीं दिया होता तो सभी लोग जो है लुंज पुंज अर्थात तो कोई कर्मक नहीं रहता, और उसके अंदर जो भी भावना है वो दवा का दवा ही रह जाता, किसी भी तीसरे इंसान के प्रति जो अपना भावना व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है, उसका देखिए अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते वे बातचीत के विभिन्न तरीके को भी बताते हैं। और कभी साहब कहता है क्या कि बातचीत करने का तरीका भी अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए कि जो बच्चे लोग होते हैं उसका बातचीत करने का तरीका अलग होता है, जो बड़े लोग होते हैं उसका बातचीत करने का तरीका अलग होता है, जो बुढ़े लोग होते हैं उनकी जो बातचीत करने का तरीका अलग होता है, अलग अलग होता है। तो इसीलिए हर फील्ड में जो भी काम काज करने जाते हैं तो वहां पर भी बातचीत करने का क्या वो तरीका अलग अलग होता है। कहीं पर भाषण दे रहे हैं तो वहां पर हमारे सामने बहुत टाइप का ऐसा पब्लिक आता है, वहां पर भी बातचीत करने का तरीका अलग होता है। कहां पर किस टाइप का वर्ड का प्रयोग करेंगे वो सब आपको इस बातचीत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो
वही कहता क्या आता था, घरेलू बातचीत अलग अलग होते हैं। घर का बातचीत क्या होता है, अलग अलग। घर में जो है माता पिता भाई बहन या अन्य संबंधित के साथ जो है बातचीत करने का तरीका अलग अलग होता है। और घर से बाहर भी जब किसी अन्य तीसरे इंसान से मिलते हैं तो वहां पर भी जो है बातचीत करने का तरीका क्या होता है, सबसे भिन्न होता है, अलग अलग होता है। वही कहता है कि हमारे घर में घरेलू बातचीत जो है सबसे अलग होता है, वो क्योंकि वहां पर फैमिली रहता है नहीं, तो उसके साथ जो है वार्तालाप अच्छी तरह से करना चाहिए। वे कहते हैं, अर्थात बाल कृष्ण साहब कहते हैं क्या, कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की भी जरूरत होती है, जिस तरह से इंसान को है कि नहीं, खाने के लिए पीने के लिए चलने के लिए, ठीक है ना, आपको और अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए तो बातचीत का 100% जरूरी है। हमारे अंदर अगर मान लीजिए बातचीत करने की शैली नहीं होता है नहीं, तो हमारे लिए इस लिस्ट की पूरा तरह क्या होता, गुंगी होता। और अपने अंदर जो भी भावना या फीलिंग या उत्साह या क्या कहते हैं खुशी जो है हम किसी अन्य इंसान के प्रति कभी व्यक्त नहीं कर पाते। वही कहता है कि क्या मान लीजिए जिंदगी को मजेदार बनाना हो, जिंदगी को खुशहाल बनाना हो, तो बातचीत करना क्या है, परम जरूरी है, ठीक है। वही कहता है क्या, हमारे अंदर जो कुछ मवाद अर्थात धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए जो है भाव बनकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और मान लीजिए हमारे अंदर जो भी भावना हो, जो भी कलेश हो, जो भी दुख हो, है ही नहीं, अगर हमारे अंदर मौजूद है, अगर हम किसी तीसरे इंसान से बातचीत करते हैं तो होता है कि इसी बातचीत के जरिए जो है हमारे अंदर की भावनाएं अर्थात मवाद या धुआं जो है आपको भाव बनकर क्या होता है, बातचीत के जरिए क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, इंसान को काफी संतुष्टि मिलता है कि नहीं। उसके बाद कवि साहब कहता है क्या, इससे जो है मन हल्का और आनंद अनुभव करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे अंदर जब बातचीत का कोई भी गुण हो, लेकिन हमारे अंदर जो भी फीलिंग हो या कोई भी प्रकार का विपदा हो, किसी तीसरे इंसान तक हम शेयर नहीं करेंगे तो हमारा मन ऑटोमेटिक भारी रहेगा, मेरा मन हल्का हल्का हो ही नहीं सकता। तो मन का हल्का करने के लिए जो है अपना अंदर की भावनाएं किसी तीसरे इंसान तक जरूर पहुंचाना पड़ता है या बतलाना पड़ता है। तो जब हम बातचीत करेंगे तो मेरा मन जो है पूरा तरह से हल्का हो जाता है और आनंदित हो उठता है। इसीलिए कहता है कि बातचीत करना क्या है, परम आवश्यक है। बातचीत भी एक खास तरह का मजा ही होता है। बातचीत करने से क्या होता है, इंसान को एंटरटेनमेंट भी होता है और अपनी लाइफ स्टाइल जीने में आनंद भी आता है, ठीक है। इसीलिए कवि साहब कहता है कि बातचीत करना क्या है, बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, यही नहीं कि वे बतलाते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका जो गुण और दोष जो है वो कभी सामने प्रकट नहीं होता। सही बात है कि जब कोई भी इंसान किसी अन्य इंसान के पास जब बातचीत नहीं करेगा तो उसके अंदर क्या गुण है या क्या दोष है, लेकिन वो कैसे सामने आ सकता है। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो बुराई है वो सामने निकल ही नहीं सकता है। तो हमारे जो अंदर बुराई है या अच्छाई है तब ये निकलेगा जब किसी तीसरे इंसान से बातचीत करेंगे। तो देखिए कवि साहब क्या बोलता है कि जब तक मनुष्य किसी तीसरे इंसान को भी जो है जब तक वो मुंह नहीं खोलेगा तो उसके अंदर जो बुराई है या अच्छाई है वो कभी सामने आ ही नहीं सकता, है नहीं। कवि साहब ये कहता है। उसके बाद देखिए एगो वैज्ञानिक है क्या, बेन जॉनसन का कथन है क्या, कि बेन जॉनसन का कथन है, वो कहता है क्या कि जब बोलने से मनुष्य की रूह का साक्षात्कार हो जाता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति जब बोलता है उसके अनुभव या बातचीत करने की तरीका से हम समझते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है या कितना एजुकेशन है या उसके अंदर कितना नॉलेज है। तो जब तक हम किसी तीसरे इंसान तक के बीच अपना वार्तालाप को नहीं पहुंचाएंगे तो वो हमारे अंदर की गुण को या भावनाएं को वो कभी परख सकता ही नहीं है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रंबौल कहलाएगी। पर्सनल बातचीत जो होता है हमेशा 2 व्यक्ति के बीच ही होता है, याद रखिएगा। जब अपने अंदर का जब गुप्त बात करे वो पर्सनल 2 व्यक्ति के बीच होता है। जब भी 2 से 3-4 व्यक्ति के बीच होना शुरू हो गया तो पर्सनल नहीं, वो राम रवेला अर्थात वो हंसी मजाक वाला बातचीत हो जाता है, ठीक है। तो कवि साहब वही कहता है कि जब पर्सनल बातचीत हो वो हमेशा 2 व्यक्ति के बीच ही होता है। और वे कहते हैं, कवि साहब कहते हैं क्या कि जब 4 व्यक्ति से अधिक का बात होगा तो वो क्या होगा, आपको राम रमोल बात हो जाएगा। यूरोप के लोगों के बातचीत करने का शैली जो है, हुनर जो है क्या है दोस्तों, सबसे अच्छा है। यूरोप देश का जो भी लोग है वहां का लोगों का बातचीत करने का शैली सबसे अच्छा है।
इसीलिए वहां के लोगों को क्या कहा गया, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। और यकीन पूछ सकता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश के लोगों को कहा गया, तो यूरोप देशवासियों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन में टिक लगा देना। ठीक है, क्योंकि यूरोप ऐसा देश है जहां पर बातचीत करने का तरीका बहुत सुंदर है। जब वहां के लोग से बात करिएगा तो आपका जो है मन गदगद हो जाएगा, क्योंकि बातचीत करने का तरीका क्या होता है, उनके उन लोगों के पास काफी भरा हुआ है। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, कहते हैं कि इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ जाते हैं कि जिन्हें कान को अत्यंत सुख मिलता है। और वहां के लोग अर्थात यूरोप वासियों के लोग को बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इस तरह से हर वर्ड को प्रसंग छेड़ेगा, अर्थात व्याख्या करेगा, जो सुनोगे तो तुम्हारा इच्छा करेगा कि हमेशा सुनते ही रहे। तो कवि साहब आपको इसी बातचीत के माध्यम से इसमें बताया गया कि बातचीत इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको प्रश्न पूछेगा कि बातचीत पर एक क्या कहते हैं सारांश तैयार करिए, तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, तो ये था आपको बातचीत शीर्षक पर एक सारांश। तो ठीक उसी तरह दोस्तों कि निश्चित है कि मेरे इस अनुसार जो आपको प्रश्न पूछेगा, इस बातचीत का जो निबंध यहाँ बताए हैं अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको अगर आ जाए तो लिख दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन आपको A to Z बन ही जाएगा। अब देखिए, बातचीत में जो था कुल मिलाकर जितना भी इसका कवि साहब का बाल कृष्ण भट्ट का जीवन परिचय था, हम पिछला वीडियो में करवा चुके हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर में बातचीत में जितना ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण था वो भी करवा दिए हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों क्या करवाए हैं, देखिए बातचीत पर हम क्या किए, बातचीत निबंध पर सारांश तैयारी करवा दिए हैं, ये हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच गया है, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। इसीलिए आप लोग बन रहिए, बहुत जल्दी अगला वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद दोस्तों।